आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल श्री राम क्लासेस में। और इस वीडियो में हम बात करेंगे रीट एग्जाम 2022 जो 23 जुलाई 2022 का जो एग्ज़ाम हुआ था, लेवल फर्स्ट का फर्स्ट पारी में जो पेपर हुआ था उसमें बाल विकास के 30 प्रश्न पूछे गए थे। तो बाल विकास की जो 30 ही प्रश्न है उनके आंसर की आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो 30 प्रश्न में से आपके कितने से होते हैं कमेंट करके ज़रूर बताना। और ये फर्स्ट शिफ्ट का पेपर जो सबसे पहले हुआ था 23 तारीख को मॉर्निंग वाला, और लेवल 1 का पेपर है ये। तो बाल विकास जो कि मनोविज्ञान के 30 प्रश्न पूछे गए थे उनको हम इस वीडियो में देख लेते हैं, उनके आंसर की मिलान कर लेते हैं। तो ये पेपर है वो सभी के सभी पेपर आपको चारों ही शिफ्ट के टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। पहला क्वेश्चन देखते हैं हम इसमें, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन असत्य है? इनमें से कौन सा एक असत्य कथन है? तो पहला ऑप्शन है कि यह समझना जरूरी नहीं है कि प्रत्येक बच्चा अद्वितीय, ये तो गलत हो गया इसमें, ये भी यही असत्य है। बाकी बच्चा एक एकीकृत पूर्ण के रूप में विकसित होता है, ये सही है। और विकास के पहलू, एक पहलू में किसी समस्या को दूसरे को प्रभावित करने की संभावना होती है, तो ये भी सही है। विकास एक अनुक्रमिक प्रक्रिया है, तो ये भी सही है। यानी कि जो ऑप्शन नंबर ए है केवल वही गलत है, तो केवल ए यानी कि डी वाला ऑप्शन अपना सही हो जाएगा। और ये जो मेरे पास में कोड है ये ए कोड का पेपर है, आपके पास अलग दूसरा कोड हो सकता है, तो आप ये प्रश्नों के अनुसार अपना उत्तर मिलान कर लें। रिक्त स्थान की पूर्ति करनी इसमें कि तब होता है या होती है जब परिपक्वता और अनुभव के कारण मनुष्य में क्रमबद्ध और गतिशील परिवर्तन होते हैं। तो ये विकास के बारे में कहा गया है, तो सही उत्तर हो जाएगा आपका विकास। अगला प्रश्न इसमें तीसरा, कौन सी बचपन की विशेषता नहीं है? देखो प्राग कटोली आयु तो होती है, और सवाल करने की आयु भी होती है, खिलौनों की आयु भी होती है, लेकिन अनुकरण की आयु, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा इसमें अनुकरण की आयु। नेक्स्ट है प्रकृति एवं पोषण विवाद किससे संबंधित है? तो ये आपके प्रकृति पोषण जो नेचर और नर्चर वाला डिबेट है, ये आपकी आनुवंशिक और वातावरण से संबंधित है। करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें आनुवंशिक और वातावरण। प्रतिभाशाली बालक की बुद्धि लब्धि होती है, तो वैसे तो इसमें 140 होती हैं, लेकिन क्रो एंड क्रो के अनुसार माने तो आपकी 130 होती हैं, लेकिन जो सामान्य पूछी गई तो उसमें आपकी 140 ही होती है। नाम देकर अगर पूछते इसमें तो आपको 130 करते, बाकी इसकी जो आंसर है इसमें 140 होगा। छठा क्वेश्चन है, स्कूलों को व्यक्तिगत भिन्नताओं का ध्यान रखते हुए ध्यान रखना चाहिए क्योंकि प्रत्येक छात्र विशिष्ट महसूस करवाना है, तो ये तो गलत हो गया। छात्रों के बीच अंतर को कम करना है, तो ये भी गलत हो गया। और छात्र एवं छात्राओं की क्षमताओं को प्रदर्शन नहीं जानना है, तो ये भी गलत है इसमें। समझने के लिए कि छात्र सीखने में असमर्थ या समर्थ क्यों हो रहे, तो ये इसमें सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। सातवां प्रश्न आपके 16 वर्ष का आयु का बच्चा बुद्धि लब्धि में 75 अंक प्राप्त करता है, तो इसकी मानसिक आयु ज्ञात करनी। देखो उसका सूत्र क्या होता है, MA/CA इंटू 100 और बराबर में आती है आपकी बुद्धि लब्धि जो कितनी देर की 75। जो इसकी मानसिक आयु वो तो हमें ज्ञात करनी है, ठीक है। तो ये मानसिक आयु वैसे वैसे लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे हम 15, 16 लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पे लिख लेंगे हम 16, और 16 का इधर पक्षांतर कर देंगे गुणा में, और 100 का इसमें भाग चला जाएगा। तो ये आ जाएगा आपके इसमें 75 इंटू 16/100। 25 के पार से ये कटेगा 3 बार, तो ये कटेगा 4 बार। 4 के पार से 1 बार, और 16 कटेंगे 4 बार। 3 को 4 से गुणा करेंगे, 3 चौक 12 इसका आंसर आएगा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें 12। फिर प्रत्येक व्यक्ति कार्य निश्चित योग्यताओं का प्रतिबिंब होता है। किसी विशेष कार्य को करने में व्यक्ति अपनी समस्त मानसिक योग्यताओं में से कुछ प्रतिदर्श का चुनाव कर लेता है। प्रतिदर्श नाम आते हैं, आपको पता चल गया होगा कि इसमें क्या उत्तर होने वाला है। तो यह सिद्धांत किसने दिया था? तो प्रतिदर्श का जो सिद्धांत है वो किसके द्वारा दिया गया था? बुद्धि का प्रतिदर्श, ठीक है। सैंपल जो थ्योरी है वो किसके द्वारा दी गई थी? ये थॉमसन के द्वारा दिया गया था। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा थॉमसन। नवा क्वेश्चन है, कौन सी व्यक्तित्व मापन की प्रक्षेपी विधि है? तो ये TAT जो होती है वो प्रक्षेपी होती है। इनमें जो ऑप्शन दे रखे 4, इनमें से जो TAT है कथानक संप्रत्यासन परीक्षण, ये TAT आपके प्रक्षेपी होती है। अच्छा, जो TAT होता है उसमें कार्ड की संख्या कितनी होती है? टोटल कितने कार्ड होते हैं आपको कमेंट करना है। टोटल कार्ड की संख्या कितनी होती है आप कमेंट बॉक्स में लिख के देंगे। 10 नंबर क्वेश्चन है कि सृजनात्मकता मुख्य रूप से किससे संबंधित है? ये 23 तारीख को सेकंड शिफ्ट में भी आया था ये। तो सृजनात्मकता वो संबंधित है आपके अपसारी चिंतन से, और ये रीट 2021 में भी प्रश्न पूछा गया था। तो सृजनात्मकता जो आपके अपसारी चिंतन से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति समायोजन को बढ़ावा देती है? तो ये हो जाएगा इसका उत्तर विक्षिप्त भय एवं चिंता से मुक्ति, ये समायोजन को बढ़ावा देती है। बाकी सभी जो समायोजन को कम करते हैं। नेक्स्ट है, इसमें आपके प्रतिभाशाली बालक के जो आपको लक्षण बताने हैं। प्रतिभाशाली बालक के क्या क्या इसमें लक्षण है? ऑप्शन दे रखा है इसमें आपके कि
अभिव्यक्ति में नव्यता, जिज्ञासा, वार्तालाप प्रियता और अति सक्रियता। तो इसका जो लक्षण है प्रतिभाशाली वाले का, वो आपके एक तो अभिव्यक्ति में नव्यता होती है और जिज्ञासा होती है, दोनों इसमें प्रतिभाशाली की है। इनके ऑप्शन नंबर बी, ए और 2 दोनों, फर्स्ट और सेकंड दोनों। फिर आप एक बुद्धि लब्धि का सूत्र दे रखा था, फॉर्मूला। तो ये IQ ज्ञात करने का फॉर्मूला किसने दिया? बुद्धि लब्धि बराबर मानसिक आयु बटा कालानुक्रमिक आयु इंटू 100। केवल MA/C पूछता तो हम टर्न कर देते, लेकिन इसमें 100 भी दे रखा है साथ में, तो ये MA/C इंटू 100 ये टर्मन के द्वारा दिया गया था। अगला क्वेश्चन है 14वां। इसमें रवि का बुद्धि परीक्षण इंगित करता है कि वह औसत से लेकर औसत से अधिक बुद्धिमत्ता की श्रेणी में आता है। हालांकि पढ़ने, वर्तनी और फिर इसमें आपके सामाजिक विज्ञान और विज्ञान में उसके ग्रेड बहुत कम है। उसके गणित के ग्रेड काफ़ी अधिक हैं। रवि लेखन कौशल में अच्छा है, तो रवि में अधिक संभावना कौन सी है? देखो इसमें अधिक संभावना कौन सी वो पूछा गया है। देखो लेखन कौशल में भी अच्छा है, तो ये ग्राफिया तो नहीं होगा, और बाकी गणित में ग्रेड भी काफ़ी अच्छी है, तो ये डिसकैलकुलिया भी नहीं होगा, और बुद्धि लब्धा भी उसकी अच्छी है, तो डिसफेजिया भी नहीं होगा। जो सही उत्तर है वो आपके हो जाएगा इसमें पढ़ने में उसके ग्रेड बहुत कम है, तो ये हो जाएगा आपके डिसलेक्सिया। सी वाला उत्तर इसमें करेक्ट हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन है कि सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है। किसके द्वारा परिभाषा दी गई थी ये? तो ये स्किनर की परिभाषा है। सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया, स्किनर के द्वारा यह परिभाषा दी गई थी। 16 नंबर क्वेश्चन है कक्षा 2 की छात्रा सृष्टि को अध्यापिका ने मूल गणित विषय में सवाल करवाए और अगले दिन उसने बाजार में सामान खरीदने के उपरांत दुकानदार द्वारा किए गए योग की गलती को चिन्हित करके सही करवाया। यह अधिगम का कौन सा प्रकार है? तो देखो कक्षा में सीखी गई चीज़ को हम बाहर जो अप्लाई कर रहे हैं, तो ये आपके पॉजिटिव जो ट्रांसफर होता है, यानी कि सकारात्मक स्थानांतरण होता है, उसको इंगित करता है। तो बी वाला ऑप्शन इसमें सी हो जाएगा, सकारात्मक स्थानांतरण। अगला क्वेश्चन 17 नंबर है कि एक व्यक्ति में एक साथ एक समय दो विपरीत इच्छाओं का होना क्या कहलाता है? तो उसको हम द्वंद्व कहते हैं। द्वंद्व क्वार्ट-लेविन के द्वारा जो 4 प्रकार के बताए गए थे, आपको पता ही होगा, प्रत्याहार, ठीक है, उपागम, वो सभी जो आपको जानकारी होगी इसकी। तो 18 नंबर क्वेश्चन आपका इसमें कि किस सिद्धांत को पुनर्बलन का सिद्धांत भी कहते हैं? पुनर्बलन का सिद्धांत किसको कहते हैं? रेनफोर्समेंट थ्योरी। तो ये आपकी जो स्किनर का सिद्धांत है उसी को कहते हैं पुनर्बलन का सिद्धांत। क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत, इसी को जो पुनर्बलन का सिद्धांत भी कहा जाता है, जो स्किनर के द्वारा दिया गया था। 19 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक आंतरिक अभिप्रेरणा को दर्शाता है? तो वंदना परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए कठोर परिश्रम कर रही है, तो इसका उत्तर मैं आपको डायरेक्ट ही बता दूं, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है, मेगा वाला। मेगा अपने परियोजना कार्य के लिए विभिन्न स्रोत तलाश रही है, क्योंकि नई जानकारी प्राप्त करने में वह रुचि रखती हैं। तो वह रुचि जो वो आंतरिक होती है, बाकी सभी बाह्य हैं इसमें। 20 नंबर क्वेश्चन है अधिगम का कौन सा सिद्धांत प्रतिपादित नहीं किया, यानी कि किसने अधिगम का सिद्धांत प्रतिपादित नहीं किया? तो देखो थार्नडाइक ने तो किया था, प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत स्किनर ने भी किया था, कोहलर ने भी किया था, लेकिन BS ब्लूम ने नहीं किया था। तो इसका उत्तर हो जाएगा 20वें का BS ब्लूम। अगला क्वेश्चन आपका प्रश्न संख्या 21 में है कि बार बार बच्चों को सजा से बचने या इनाम पाने के लिए सीखने की गतिविधियों में संलग्न होने के लिए कहना क्या दर्शाता है? इसका आपको मैं सीधे उत्तर बता देता हूँ, ऑप्शन नंबर डी इसमें सही है। बच्चों की प्राकृतिक रुचि और सीखने में शामिल होने की जिज्ञासा को ये कम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 22 नंबर है कि RT 2009 के शिक्षकों के प्रति सप्ताह कार्य करने के घंटे कितने निर्धारित थे वो बताना था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 45 घंटों में इसकी तैयारी के जो घंटे होते हैं वो भी इसमें शामिल होते हैं। अच्छा, प्राथमिक स्तर पर कुल शिक्षण दिवस, ठीक है, शिक्षण दिवस और शिक्षण घंटे आपको कमेंट करना है। ठीक है, एक साल भर में कुल जो शिक्षण दिवस होते हैं वो कितने होते हैं प्राथमिक स्तर के लिए, पहले से 5 तक के लिए, और शैक्षिक जो घंटे होते हैं उनकी भी संख्या आपको कमेंट बॉक्स में लिखनी है। प्रति सप्ताह की तो आपको बता दी 45 है। अब ये दोनों उत्तर आपको कमेंट करना है। 23 नंबर क्वेश्चन है कि एक उत्तम परीक्षण की विशेषता से भिन्न कौन सा है? तो देखो विश्वसनीय होता है, वैधता भी होती है, वस्तुनिष्ठता भी होती है, अभिक्षमता इसमें नहीं आती है। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा इसमें अभिक्षमता। 24 नंबर क्वेश्चन आपका इसमें शिक्षार्थी केंद्रित पाठ्यक्रम में कौन सा सबसे महत्वपूर्ण है? तो जैसे जो बालक होता है उसको सेंटर में रखे करते हैं, तो बच्चे इसमें सेंटर में हो जाएगा। करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें बाल केंद्रित शिक्षा में बालक ही जो केंद्र में रहता है, महत्वपूर्ण होता है। 24 नंबर के बाद में प्रश्न संख्या 25 है आपके। एक चिंतनशील शिक्षक
कक्षा कक्ष में ऐसी स्थिति उत्पन्न करते हैं कि छात्रों शिक्षक में पारस्परिक अंतःक्रिया को प्रोत्साहन मिले। डी वाला उत्तर इसमें सही हो जाएगा। 26 नंबर क्वेश्चन है एक्शन रिसर्च वाला, क्रियात्मक अनुसंधान क्या है? तो ये आपके एक ऐसा शोध होता है जिसमें तत्काल समस्या का हल किया जाता है। ये विद्यालय से संबंधित समस्याओं का निराकरण किया जाता है। एनसीएफ 2005 का क्वेश्चन इसमें पूछा गया था। एनसीएफ 2005 के अनुसार एक शिक्षक की भूमिका कैसे होनी चाहिए? तो सुविधा प्रदाता की होनी चाहिए। बी वाला उत्तर से हो जाएगा। फैसिलिटेटर जो होता है वो आपका सुविधा प्रदाता के रूप में एक शिक्षक की भूमिका होती है। मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है? मूल्यांकन का उद्देश्य, इसका जो सही उत्तर है आपके ऑप्शन नंबर डी है इसमें, उस सीमा तक प्रतिपुष्टि प्रदान करना जहां तक हम उत्पादनशील जीवन के लिए शिक्षा प्रदान करने में सफल रहे हैं। ठीक है, ये इसका आंसर डी हो जाएगा। और प्रश्न संख्या 29 में आपको वापस मिलान करना है इसमें, तो ये मिलान कर लेते हैं। देखो इनमें नाम दे रखें, समीप दूराभिमुख सिद्धांत, और ये केंद्र से बाहर की हो जाएगा। और सिर पदानुभिमुख, ये आपके सिर से पैर की ओर हो जाएगा। अंतर्व्यक्तिक भिन्नता वाला है, तो आपके विभिन्न बच्चे अलग अलग दर से बढ़ते हैं। और अंतराव्यक्तिक में एक बच्चे में विकास के क्षेत्र की अपेक्षा दूसरे से भिन्न होती हैं, यानी कि पहले में आपके डी है, पहले में डी, दूसरे में ए, तीसरे में बी, चौथे में सी। ऑप्शन नंबर ए इसका जी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अच्छा, ये दिया किसने दिया, सिद्धांत किसने दिया था? ये सिर से पैर की ओर, ठीक, केंद्र से बाहर की ओर, ये सिफिलोकोडल, ठीक है, प्रोक्सिमोडिटल, ये वाले जो सिद्धांत है वो किसके द्वारा दिए गए थे? कमेंट करना देखिए आप। अंतिम प्रश्न आप, और इससे पहले आपके से एक रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना, नीचे लिंक दे रखा है। क्योंकि आपको 2013 के जो पेपर हुए थे 33 श्रेणी, जो आपके जनवरी में होने वाले हैं आप 2022 में, उनका आपको जो PDF मिलेगी, 7-8 पेपर है मेरे पास में, तो मैं आपको वहाँ पे उपलब्ध करवाने वाला हूँ। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। और इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने बाकी मित्रों के साथ में भी शेयर करना। विकास होता है, तो विकास क्या होता है? विकास सामान्य से विशिष्ट होता है। देखो बाकी सभी विकास सामान्य से विशिष्ट होते हैं, लेकिन एक विकास ऐसा होता है जो विशिष्ट से सामान्य होता है। इसका नाम आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ये 30 प्रश्न देखे थे, 30 में से आपके कितने सही हो रहे हैं कमेंट करके ज़रूर बताना। और अगर आपने सभी प्रश्नों की मिलान कर ली तो आपके 150 में से कितने सही हो रहे हैं कमेंट करके ज़रूर बताना। जल्दी आपके लिए जो मुख्य परीक्षा से संबंधित वीडियो अपलोड किया जाएगा, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, अपने अधिक से अधिक मित्रों को इस चैनल के साथ में जोड़ना। जल्दी मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।